नमस्कार, मैं कमल शर्मा आप सभी का आईबीएस शिमला के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। मैं आप सभी का पॉलिटी के जीरो टू हीरो बैच में स्वागत करता हूं और ये हमारी क्लास का दूसरा दिन है, यानी पॉलिटी के जीरो टू हीरो बैच की ये हमारी दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पे जो है वो बातचीत करी थी, उसके क्या क्या एस्पेक्ट है उस पे जो है वो डिस्कशन किया था। आज की जो क्लास है उस पे जो हमारा डिस्कशन रहेगा वो रहेगा एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सिटीजनशिप। कि सिटीजनशिप क्या होती है, भारत में वो मिलती कैसे है, उसको एक्वायर करने के अलावा अगर उसको खत्म करना हो, रिनंसिएट करना हो तो उसको कैसे करते हैं, क्या इसके तरीके हैं। इसके साथ साथ इस क्लास में आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स, कुछ एक्रोनिम भी जो है वो बताए जाएंगे, जिससे जो है आप चीजों को याद रखने में आपको बहुत ज्यादा जो है वो सहूलियत जो है वो होने वाली है। तो चलिए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं पॉलिटी के जीरो टू हीरो बैच की दूसरी क्लास। बढ़ते हैं अपनी पहली स्लाइड की तरफ। जैसे आपको देखा भी है, पहला भी हमने आपको बताया था कि जो स्पेसिफिक फोकस रहेगा इस जीरो टू हीरो बैच का वो एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक्स पे रहेगा और उन टॉपिक्स में भी उन फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पे ज्यादा ध्यान रहेगा जो अक्सर जो है वो एग्जाम में जो है वो पूछी जाती है। तो आज का जो टॉपिक हमारे पास होने वाला है वो होने वाला है द सिटीजनशिप कंसेप्ट इन इंडिया, की जो ये नागरिकता का जो कंसेप्ट है भारत में, वो कंसेप्ट क्या है, कैसे सिटीजनशिप मिलती है, कैसे गंवाई जा सकती है, किन लोगों को क्या जो है वो राइट्स मिलते हैं, इसके बारे में जो है वो पूरी डिस्कशन हमारी रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी पहली स्लाइड के साथ, जिसमें लिखा गया है कि सिटीजनशिप है क्या, कि व्हाट इज सिटीजनशिप। अगर मैं आपको कहूं कि आपके पास जो है वो इंडिया की सिटीजनशिप है, इसका मतलब जो है वो क्या है। इसका मतलब होता है कि सिटीजनशिप का मतलब होता है कि आप किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी से, किसी पॉलिटिकल एंटिटी से, किसी टेरिटरी से जो है वो जुड़े हुए हैं। कि जब भी हम बात करते हैं इंडियन, तो हम अपने आप को उस जो एक ब्रांड है या उस एक जो सिंबॉलिक है उससे रिकॉग्नाइज करने का जो है हम क्या करते हैं, उससे अपने आप को रिकॉग्नाइज करते हैं। जब भी हमें कोई कहता है कि आप भारतीय हैं, हम क्या कहते हैं कि जी हाँ हम एक भारतीय हैं। इसका मतलब क्या है कि सिटीजनशिप हमारे पास क्या होती है, ये इंसान को किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के साथ जो है वो लिंक करने के लिए जो है एक टर्म जो है वो यूज जो है वो कहती है। जैसे हम कहते हैं कि इंडियन, हम कहते हैं अमेरिकन, हम कहते हैं फ्रेंच। तो ये सभी चीजें क्या होती है कि हम लोग जो है इस कम्युनिटी के साथ, इंडिया की जो टेरिटरी है उसके अंतर्गत जो लोग रह रहे हैं उनको पर्टिकुलर जो है उसके सिंबॉलिक से जो है वो डिफाइन करने की कोशिश करते हैं कि आप एक इंडियन हैं, आप एक अमेरिकन हैं, आप फ्रेंच पीपल है। इससे क्या होता है, जैसे लिखा भी गया है, सिटीजनशिप रेफर्स टू बीइंग अ मेंबर ऑफ अ कम्युनिटी, की किसी आप कम्युनिटी के जो है वो मेंबर है। ये चीज जो है सिटीजनशिप से रिफ्लेक्ट होती है। एंड इन ऑर्डर टू मेक अ बेटर प्लेस, और आप जो है उस कंट्री को, उस कम्युनिटी को बेहतर बनाने का भी जो है वो क्या करते हैं, प्रयास जो है वो इस कंसेप्ट के थ्रू जो है हम करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली स्लाइड की तरफ, जिसमें कुछ कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल जो है वो लिखा गया है, जो अक्सर एग्जाम में पूछा भी जाता है और आपके लिए जो है उसकी इंफॉर्मेशन जो है उसको जानना जो है वो जरूरी भी है। लिखा गया है द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द सिटीजनशिप कंसेप्ट फ्रॉम आर्टिकल 5 to 11, कि भारत का जो संविधान है, भारत के संविधान में जो है वो सिटीजनशिप के बारे में जो बातचीत होती है वो कितने आर्टिकल से होती है, आर्टिकल 5 से लेकर जो है वो आर्टिकल 11 तक होती है। तो इसका मतलब है भारतीय संविधान का आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 जो है वो सिटीजनशिप के कंसेप्ट के बारे में, यानी नागरिकता के कंसेप्ट के बारे में जो है हमारे पास जो है वो बातचीत हमारे पास करता है। चलिए लिखा गया हाउ टू गेट इंडियन सिटीजनशिप, कि अगर आप इंडियन सिटीजनशिप लेना चाहते हैं तो उसको कैसे ले सकते हैं, क्या जो है वो पूरी प्रक्रिया होती है, कैसे आप उस प्रक्रिया को याद रख सकते हैं, वो हमारी जो है अब आपको नेक्स्ट स्लाइड पे जो आपको अब दिख रहा है। ये स्लाइड जो है वो आपके लिए पूरी तरीके से एक ट्रिक बेस्ड स्लाइड जो है वो बनाई गई है, ताकि चीजों को आप जो है वो इजीली रिमेंबर रख सके, इजीली आप उसको समझ सके। तो एक जो ट्रिक आपके ऊपर लिखी गई है वो लिखी गई है ब्रांड, ब्रांड ट्रिक जो है वो लिखी गई है। ब्रांड ट्रिक का मतलब है कि अगर आपको सिटीजनशिप को एक्वायर करना है भारत की, तो आपको जो है वो ये ब्रांड नाम जो है वो पता होना चाहिए, जिससे हम आगे करेंगे। ठीक है, ट्रिक ब्रांड इज द वे फॉर एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप इन इंडिया। ठीक है, ब्रांड जो है ये BRAND जो है एक ट्रिक रहेगी, जिससे आप ये याद रख पाएंगे कि भारत में सिटीजनशिप को कैसे एक्वायर जो है वो किया जा सकता है। जो भारत का 1955 में सिटीजनशिप एक्ट जो आया था, वो भारत के लिए वो 5 वेज जो है वो प्रिस्क्राइब करता है कि अगर भारत में आपको सिटीजनशिप लेनी है तो वो कैसे ली जा सकती है, और उसका जो कोड वर्ड है वो है ब्रांड। यानी ब्रांड के द्वारा जो है आप सिटीजनशिप
एक्ट 1955 के तहत जो है भारत की मेंबरशिप को जो है वो एक्वायर जो है वो कर सकते हैं, जिसमें बी का मतलब है बर्थ, आर का मतलब है रजिस्ट्रेशन, ए का मतलब है एक्विजिशन, एन का मतलब है नेचुरलाइजेशन और डी का मतलब है डिसेंट। तो यानी बर्थ, रजिस्ट्रेशन, एक्विजिशन, नेचुरलाइजेशन और डिसेंट, यानी इस ब्रांड वर्ड से जो है आप भारत की सिटीजनशिप को जो है वो ग्रहण जो है वो कर सकते हैं। यानी भारत की नागरिकता को लेने के लिए आपको जिस वर्ड की समझ होनी चाहिए या पता होना चाहिए वो है ब्रांड। यानी बी से हमारे पास आ जाएगा बर्थ, आर से हमारे पास आ जाएगा रजिस्ट्रेशन, ए से आ जाएगा एक्विजिशन, एन से आ जाएगा नेचुरलाइजेशन और डी से आ जाएगा हमारे पास डिसेंट। जो है इन बेसिस पे जो है भारत की जो नागरिकता है उसको ग्रहण जो है वो किया जा सकता है। और जो यही एक्ट है यानी जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 है, ये भारत की अगर आपको सिटीजनशिप लूज करनी है उसके भी जो है वो 3 तरीके बताता है। उस 3 तरीकों को जो है आप थर्ड से जो है वो याद रख सकते हैं, जिसमें टी कैपिटल, एच छोटा, आई छोटा, आर और डी जो है वो क्या होगा आपका बड़ा जो है वो होगा। ठीक है, तो इस थर्ड एक्रोनिम से जो है आप भारत की सिटीजनशिप को कैसे लूज किया जा सकता है उसको जो है याद रख सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है टर्मिनेशन, फिर हमारे पास आता है रिनंसिएशन और फिर हमारे पास आता है डेप्रिसिएशन। यानी टर्मिनेशन, हमारे पास आता है रिनंसिएशन और फिर आता है हमारे पास डेप्रीवेशन। यानी थर्ड के एक्रोनिम से आप भारत की सिटीजनशिप को लूज कैसे किया जा सकता है उसको याद जो है वो रख सकते हैं। इधर मैं फिर से वो एक्रोनिम लिख रहा हूं थर्ड, जिसमें टर्मिनेशन, रिनंसिएशन और डेप्रीवेशन चीजें जो हमारे पास आती है। ये चीजें होती क्या है, नेक्स्ट जो स्लाइड्स आपके लिए बनाई गई है उस पर आपको ये सभी चीजें जो है जानने का मौका मिलेगा। किसी भी कंट्री में 2 काइंड ऑफ पीपल जो है रहते हैं, मतलब किसी भी कंट्री में 2 तरीके के लोग जो है वो रहते हैं। एक होते हैं सिटीजन्स और एक होते हैं एलियंस। एलियंस का मतलब ऐसा नहीं कि किसी दूसरे ग्रह से आए हैं, एलियंस का मतलब है किसी और देश के लोगों को जो है वो देश में हम क्या मानते हैं, एलियंस जो है वो कहा जाता है। ठीक है, तो जो इंडियंस हैं उनको बोला जाएगा भारत के सिटीजन्स। और मान के चलते हैं कि कोई यूएस से आया है, कोई हमारे पास जो है मान के चलो फ्रांस से आया है, तो हम उनको भारत में क्या बोलेंगे, एलियंस जो है वो जनरली जो है हम टेक्निकल टर्म्स में उनको बोलते हैं। तो जो भारत के लोग हैं उनको सिटीजन कहा जाता है और जो दूसरे देशों से भारत में आए हैं उनको हम जो है एलियंस जो है वो कहते हैं। जो सिटीजन होते हैं भारत के, जो भारत के सिटीजन्स हैं, दे एंजॉय ऑल द सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। यानी संविधान के द्वारा जितने भी सिविल और पॉलिटिकल राइट्स जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं, वो सिटीजन जो है यानी भारत के नागरिक जो है उन सभी सिविल और पॉलिटिकल राइट्स को क्या करते हैं, एंजॉय जो है वो करते हैं। जबकि एलियंस जो होते हैं यानी जो दूसरे देशों के आए हुए लोग होते हैं, दे आर द सिटीजनशिप ऑफ सम अदर स्टेट एंड हेंस डू नॉट एंजॉय ऑल द सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। क्योंकि एलियंस जो है वो किसी और देश के सिटीजन है, इसलिए वो भारत में सभी सिविल और पॉलिटिकल राइट्स को एंजॉय जो है वो नहीं करते हैं। ठीक है, एलियंस आर ऑफ 2 टाइप। एलियंस जो होते हैं यानी जो दूसरे देशों से लोग हमारे देश में आए हैं, वो जो है 2 टाइप के हो सकते हैं। या तो हो सकते हैं वो फ्रेंडली एलियंस, या हो सकते हैं वो एनिमी एलियंस, या हो सकते हैं वो हमारे दोस्त वाले एलियंस, या हो सकते हैं वो हमारे दुश्मन वाले एलियंस। दोस्त वाले एलियन का मतलब होता है वो उन देशों से आए हैं जिन देशों के साथ भारत के बेहतर रिश्ते हैं, और एनिमी एलियंस वो देश होते हैं जो भारत के साथ कभी ना कभी जो है उनका वॉर जो है या लड़ाई जो है वो हो चुकी है। ठीक है, तो फ्रेंडली एलियंस क्या होते हैं, कंट्रीज दैट हैव कॉर्डियल रिलेशंस विद इंडिया। यानी वो कंट्रीज जिनकी भारत के साथ रिश्ते जो हैं वो बेहतर हैं, हम उनको जो है वो फ्रेंडली एलियंस का नाम जो है वो देते हैं। और हमारे पास एनिमी एलियंस क्या होते हैं, कंट्री दैट इज एट वॉर विद इंडिया, जो भारत के साथ वॉर में है या वॉर में अगर वो रही है तो हम उनको जो है वो एनिमी एलियंस जो है वो कहते हैं। ठीक है, तो एलियंस भी 2 तरीके के हो सकते हैं, फ्रेंडली एलियंस और एनिमी एलियंस। फ्रेंडली एलियंस वो होते हैं जिनके भारत के साथ रिश्ते बेहतर होते हैं, एनिमी एलियंस वो होते हैं जिनके भारत के साथ रिश्ते जो है वो खराब होते हैं, यानी वो कभी ना कभी जो है वॉर में हमारे पास रहे। और अगर हम बात करें सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स की भी, तो उसमें भी जो है हमारे जो फ्रेंडली एलियंस होते हैं वो जो है वो ज्यादा सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स जो है एनिमी एलियंस के मुकाबले जो है वो एंजॉय करते हैं। जैसे लिखा भी गया है, एनिमी एलियंस एंजॉय लेसर राइट्स देन द फ्रेंडली एलियंस। यानी जो एनिमी एलियंस होते हैं, जो उनको राइट्स मिलते हैं भारत में, वो फ्रेंडली एलियंस से कम मिलते हैं। जिसका मतलब है, एग्जांपल क्या दिया गया है, दे डू नॉट एंजॉय द प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। यानी अगर कोई फ्रेंडली जिसके साथ हमारे रिश्ते हैं किसी देश के साथ, उनके लोग अगर भारत में रह रहे हैं तो उनको अरेस्ट और डिटेंशन से, यानी उनको जो है वो अगर आप जैसे अरेस्ट तो आप बोल सकते गिरफ्तारी,
डिटेंशन का मतलब होता है उनको डिटेन करना, जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो डिटेन जो है वो भारत में उनको नहीं किया जा सकता है, लेकिन जो एनिमी एलियंस के अगर के जो लोग हमारे देश में आ रहे हैं तो उनको जो है अरेस्ट और डिटेंशन से जो है कोई प्रोटेक्शन जो है वो नहीं मिलती है। अरेस्ट और डिटेंशन का जो ये कंसेप्ट है वो भारतीय संविधान के आर्टिकल 22 में जो है वो आता है, यानी जो अरेस्ट और डिटेंशन से जो प्रोटेक्शन वाला जो ये कंसेप्ट है वो आर्टिकल 22 में हमारे पास जो है वो आता है। ये सारी इंफॉर्मेशन जो इसी स्लाइड में हमने देखी, इसी स्लाइड से इंफॉर्मेशन आपको डिराइव करी गई है। ये स्लाइड जो है आपने सेव कर लेनी है या इस वीडियो को आप बार बार भी जो है वो देख सकते हैं। बढ़ते हैं अपनी अगली स्लाइड की तरफ, जिसमें आपको जो ये कंसेप्ट बताया गया था ब्रांड की, यानी बर्थ, रजिस्ट्रेशन, एक्विजिशन, नेचुरलाइजेशन, डिसेंट से जो है आप भारत की सिटीजनशिप को जो है वो ग्रहण कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि बर्थ क्या होता है, कैसे इससे सिटीजनशिप ग्रहण होती है, रजिस्ट्रेशन क्या है, नेचुरलाइजेशन क्या है, डिसेंट जो है वो क्या है। यानी अब जो है यहाँ पे आपको जो है वो एक्सप्लेनेशन जो है वो पॉइंट बाय पॉइंट मिलेगी कि जो चीजें हमने इससे पिछली स्लाइड में जो डिस्कस करी कि भारत की सिटीजनशिप को एक्वायर कैसे किया जा सकता है, उसके जो है आपके पास कुछ तरीके जो है वो बताए गए। जैसे सिटीजनशिप बाय बर्थ, यानी अगर आपको बर्थ के साथ सिटीजनशिप भारत की चाहिए तो आपको क्या कंडीशन जो है वो फुलफिल करनी पड़ेगी। पहली कंडीशन है बॉर्न इन इंडिया बिटवीन जैन 1950 टू जून 1987, ठीक है। अगर आप भारत में जनवरी 1950 से लेकर जून 1987 के बीच में अगर आप भारत में बॉर्न हुए हैं तो आपको इंडियन सिटीजनशिप जो है बाय बर्थ जो है वो दी जाएगी। दूसरी कंडीशन बॉर्न बिटवीन जुलाई 1987 एंड दिसंबर 2004 एंड ईदर पेरेंट्स इज सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर आपका जन्म 1987 से लेकर दिसंबर 2004 के बीच में हुआ है और आप में के जो पेरेंट्स है उनमें से कोई एक अगर भारत का सिटीजन है तो भी जो है आपको बर्थ के साथ सिटीजनशिप दे दी जाएगी। और तीसरी कंडीशन बोलते हैं अगर आप 2004 के बाद बॉर्न हुए हैं तो आपके एटलीस्ट एक पेरेंट जो है वो सिटीजन होने चाहिए और दूसरे पेरेंट जो है वो इलीगल माइग्रेंट जो है वो नहीं होने चाहिए। इसका मतलब है कि अगर आप 2004 के बाद भारत में बॉर्न हुए हैं तो कम से कम आपके माता या पिता में से एक जो है वो भारत का सिटीजन होना चाहिए और दूसरा जो बच जाएगा वो देश में इलीगल माइग्रेंट जो है वो नहीं होना चाहिए। जबकि दूसरी कंडीशन में लिखा गया था कि आपका अगर जन्म 1987 से 2004 के बीच में हुआ है और आपके दोनों में से कोई भी पेरेंट अगर भारत का है तो भी आपको सिटीजनशिप बाय बर्थ मिल जाएगी, और अगर आप जनवरी 1950 से लेकर जून 1987 के बीच में जन्म है तो भी आपको सिटीजनशिप बर्थ के साथ जो है वो दी जाएगी। तो ब्रांड का जो आर आता है वो आता है सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन। ये क्या होता है चलिए देखते हैं। सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन क्या होता है कि सिटीजनशिप जो है आपको रजिस्ट्रेशन से तब मिलेगी अगर आप इन तीन कंडीशन को जो है वो सेटिस्फाई करेंगे। पहली कंडीशन है इज पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन एंड हैज स्टेड हियर फॉर 7+ ईयर, यानी कोई भी पर्सन जो भारत के पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन का है और भारत में लगभग 7 साल से अधिक के लिए रह रहा है तो हम उसको जो है वो इंडियन सिटीजनशिप रजिस्ट्रेशन के साथ ग्रांट कर देंगे। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन वैसे हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे भी है, मतलब 1-2 स्लाइड छोड़ के भी हमने दिखाया हुआ है, लेकिन अगर आप इन ब्रीफ यहाँ पे समझना चाहें तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन वो होता है जो या तो खुद या उनके पेरेंट्स या उनके ग्रैंड पेरेंट्स कभी ना कभी जो है भारत की सिटीजनशिप जो है उनको रही है, वो भारत के सिटीजन रहे हैं, भारत में स्टे किए हैं, उन्हें जो है वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो है वो कहा जाता है। जो या तो खुद या जिनके जो है पूर्वज भारत में पहले रह चुके हैं, उनके पास भारत की जो नागरिकता थी अगर वो थी तो तब हम उनको जो है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो है वो मानते हैं। यानी पर्सन जो है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होना चाहिए, साथ में उसका जो भारत में अगर स्टे जो है वो 7+ ईयर्स के लिए अगर है तो उसको जो है रजिस्ट्रेशन के द्वारा जो है भारत की नागरिकता जो है वो मिल जाएगी। दूसरा पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड इज स्टेइंग आउटसाइड ऑफ अनडिवाइडेड इंडिया, ठीक है। या वो क्या हो सकता है कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है लेकिन जो स्टे कर रहा है वो जो अनडिवाइडेड इंडिया इस समय है उसके आउटसाइड में जो है वो क्या कर रहा है स्टे कर रहा है, तो भी जो उसके रजिस्ट्रेशन से जो है वो क्या मिल सकती है नागरिकता जो है वो मिल सकती है। और तीसरा हमारे पास आता है मैरिड टू इंडियन सिटीजन एंड स्टेइंग 7+ ईयर। अगर कोई भी इंसान भारत के सिटीजन कोई भी जो भारत का नागरिक है अगर उससे उसकी शादी हुई है और उसका भारत में जो स्टे है वो 7 साल से अधिक हो गया है तो भी जो है भारत सरकार उसको बाय रजिस्ट्रेशन जो है वो नागरिकता जो है वो दे सकती है। तो ये तीनों कंडीशन जो है वो सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन के अंतर्गत जो है वो आती है। अगर हम देखें ब्रांड का जो एन हमारे पास आता है विच इज नेचुरलाइजेशन, वो क्या कहता है कि किन सिटीजन को जो है वो बाय नेचुरलाइजेशन जो है वो भारत की नागरिकता जो है वो मिल जाएगी, जिसमें लिखा है
persons not covered by above path can apply terms and conditions as specified in a schedule in CAA। कि जो हमारे पास सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था उसके द्वारा जो नेचुरलाइजेशन के लिए जो कंडीशन दी गई है वो दो कंडीशन दी गई है। ठीक है, पहली कंडीशन शुड नॉट बी एन इलीगल माइग्रेंट। आप जो है वो इलीगल माइग्रेंट देश में जो है वो नहीं होने चाहिए। यानी ऐसा ना हो कि आप देश में बिना पासपोर्ट के, बिना किसी जो है जो आपको सर्टिफिकेशन चाहिए होती है, अगर आप उन बिना सर्टिफिकेशन के भारत में रह रहे हैं तो हम उनको जो है वो इलीगल माइग्रेंट मानते हैं। तो अगर आपको नेचुरलाइजेशन से भारत का नागरिक बनना है तो आप जो है वो लीगल माइग्रेंट आपका होना नहीं होने चाहिए। आप इलीगल माइग्रेंट जो है वो बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। और दूसरा, शुड हैव स्टेड फॉर 11+ ईयर्स इन इंडिया। यानी नेचुरलाइजेशन को बनने के लिए एक तो आप लीगल माइग्रेंट नहीं होने चाहिए और दूसरे आपका भारत में जो स्टे होना चाहिए वो 11 साल से अधिक जो है वो होना चाहिए। तभी जो है आपको भारत की नागरिकता जो है वो भारत सरकार के द्वारा दी जाएगी। अगर हम बात करें ब्रांड की डी की, विच इज ए डिसेंट, तो डिसेंट में क्या आता है कि कब जो है वो डिसेंट को जो है वो भारत की सिटीजनशिप मिलेगी। तो क्या लिखा गया है, फादर इज सिटीजन ऑफ इंडिया एंड पर्सन इज बोर्न बिटवीन जन 1952 दिसंबर 1992। ठीक है, कि अगर आपका जन्म 1950 यानी जनवरी 1950 से दिसंबर 1992 के बीच में हुआ है, 1992 के बीच में हुआ है, और उस समय आपके पापा जो थे, फादर जो थे, वो भारत के नागरिक थे, तो आपको जो है वो डिसेंट के साथ जो है वो क्या मिल जाएगी, नागरिकता जो है मिल जाएगी। यानी फादर इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, आपके पिता जो है भारत के जो है वो नागरिक हैं, और आप जो पर्सन जो बॉर्न हुआ है, एंड पर्सन इज बॉर्न, पर्सन जो बॉर्न हुआ है वो कितने के बीच में हुआ है, जनवरी 1950 से लेकर दिसंबर 1992 यानी 1992 के बीच में बॉर्न हुआ है। बॉर्न आफ्टर दिसंबर 1992, अगर आप दिसंबर 1992 के बाद जन्म आपने लिया है, एंड ईदर पेरेंट्स इज सिटीजन ऑफ इंडिया, और आपका दोनों में से कोई पेरेंट अगर भारत का नागरिक है तो भी आपको डिसेंट के साथ जो सिटीजनशिप ग्रांट की जा सकती है। यानी फादर जो है वो भारत के नागरिक है और जो पर्सन बॉर्न हुआ है वो 1950 से लेकर 1992 के बीच में हुआ है उस समय, और अगर आप 1992 के बाद बॉर्न हुए हैं तो उस समय आपके दोनों में से कोई भी पेरेंट, कोई एक पेरेंट जो है वो भारत का नागरिक जो है वो होना चाहिए। तभी जो है आपको जो है बाय डिसेंट जो है वो क्या दी जाएगी, भारत की नागरिकता जो है वो दी जाएगी। अगर हम बात करें जो लॉस ऑफ सिटीजनशिप के बारे में हमने बात करी थी कि अगर आपको अपना सिटीजनशिप लूज करनी तो कैसे, उसके लिए जो आपको हमने एक्रोनिम बताया था वो बताया था थर्ड। ठीक है, टर्मिनेशन, रिनंसिएशन एंड डेप्रिवेशन। तो उसकी जो है वो कंडीशन जो आपके सामने लिखी गई है। अगर हम देखें तो हमने रिनंसिएशन को सबसे ऊपर डाला है। रिनंसिएशन क्या होता है, स्वैच्छिक त्याग। रिनंसिएशन का मतलब है मैं अपनी इच्छा से जो है अपनी सिटीजनशिप को जो है वो छोड़ रहा हूं, उसको हम बोलते हैं रिनंसिएशन। तो क्या लिखा है, इफ एनी पर्सन डिक्लेयरिंग दैट द रिनाउंस सिटीजनशिप all his minor children also lose citizenship and but children can resume after getting the full age। अगर इंसान, कोई भी इंसान अपने दिल से, अपनी स्वैच्छिक इच्छा से कहता है कि अब जो है मैं इस देश का, यानी अगर वो कहता है कि भारत का नागरिक नहीं रहना चाहता हूं, तो उससे जो है उसकी सिटीजनशिप जा सकती है। हालांकि अगर वो ऐसा करता है तो उसके जितने भी माइनर बच्चे होते हैं, यानी 18 साल से नीचे जो उसका बच्चा होगा, उसकी सिटीजनशिप भी, जो उसकी भी नागरिकता जो भारतीय होगी वो भी चली जाएगी। हालांकि वो बच्चा जो है 18 साल पूरे होने के बाद, यानी फुल एज पूरी होने के बाद जो है दोबारा अपनी भारतीय नागरिकता को जो है वो क्लेम कर सकता है। तो रिनंसिएशन होता है स्वैच्छिक त्याग, जिसमें हमें कोई भी पर्सन जो है वो अपनी जो नागरिकता है उसका त्याग कर सकता है। उसके त्याग करने से उसके जितने भी माइनर बच्चे होंगे उनकी भी जो सिटीजनशिप है वो लूज हो जाएगी। हालांकि वो बच्चे जो है जब उनकी फुल एज होती है तो वापस जो है उस सिटीजनशिप को जो है वो क्लेम कर सकते हैं। अगर हम बात करें भाई टर्मिनेशन, टर्मिनेशन का मतलब क्या होता है, बर्खास्तगी, कि आपकी जो है सरकार के द्वारा जो है आपकी सिटीजनशिप जो है जबरदस्ती जो है वो बर्खास्त जो है वो की गई है। तो बर्खास्तगी का जो है वो क्या क्राइटेरिया देखते हैं, व्हेन इंडियन सिटीजनशिप वॉलंटरी एक्वायर्ड सिटीजनशिप ऑफ एनी अदर कंट्री। अगर किसी भारतीय नागरिक ने स्वैच्छिक इच्छा से किसी और देश की नागरिकता को अपना लिया है तो भी जो है उसकी भारत की नागरिकता जो है वो चली जाएगी। यानी अगर आप भारतीय सिटीजन हैं और आपने स्वैच्छिक इच्छा से यूएस की सिटीजनशिप को एक्वायर कर लिया है तो उसके बाद जो है आपकी भारत की जो नागरिकता है वो चली जाएगी। और अगर हम बात करें डेप्रिवेशन के द्वारा, यानी वंचित आपको कब किया जा सकता है आपकी सिटीजनशिप से, अगर सरकार आपको अगर आपकी भारतीय नागरिकता से वंचित करना चाहती है तो उनके लिए 3 कंडीशन है। ठीक है, ये क्या कौन कर सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है। हो सकता है कि ऑब्टेन सिटीजनशिप बाय फ्रॉड, अगर आपने अपनी
जो नागरिकता है भारत की, अगर उसको फ्रॉड के साथ लिया है तो भी जो है भारत की सरकार आपको सिटीजनशिप से डिप्राइव कर सकती है, वंचित कर सकती है। या अगर भारत की जो एनिमी कंट्री है या जो भारत के साथ वॉर में कंट्री है, अगर आप उनके साथ अनलॉफुली कम्युनिकेट करते हैं, भारत की जो इंफॉर्मेशन को लीक कर रहे हैं, अनलॉफुली कम्युनिकेट कर रही है, तो भी जो है वो भारत सरकार जो है आपको जो है भारत की नागरिकता से जो है वो वंचित कर सकती है। ठीक है, तो अनलॉफुली आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपने सिटीजनशिप को फ्रॉड से लिया है, और कंपल्सरी टर्मिनेशन जो होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही होती है। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ये दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है वो सिटीजनशिप के साथ जो है एसोसिएट होते हैं, और आपको इनका पता जो है वो होना चाहिए। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन अभी पीछे भी डिस्कस मैंने किया था, जो लिखा भी इधर। ठीक है, अ फॉरेन सिटीजन whose one of the parents, grandparents, great grandparents was born and a permanent resident of India। वो इंसान जिसके या तो पेरेंट्स हो सकता है, उसके दादा दादी यानी ग्रैंड पेरेंट्स, या हो सकते हैं परदादा परदादी यानी ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, अगर वो भारत में जन्मे थे और भारत के परमानेंट रेजिडेंट यानी परमानेंट जो है निवासी भी थे, तो जो है उस पर्सन को पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का टैग जो है वो दिया जाएगा। हु इज अ स्पाउस ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया और अ पीआईयू। ठीक है, अगर वो किसी भारतीय सिटीजन की जो क्या है वो संबंधी है, यानी जो हम जिसको बोलते हैं संगिनी भी है या हस्बैंड वाइफ भी है, तो भी जो है उसको पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का टैग जो है वो दिया जा सकता है। बेनिफिट क्या मिलेंगे आपको कि अगर आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है तो आपको फायदा जो है वो क्या मिलेगा। हालांकि जैसे ऊपर भी लिखा है, फॉरेन सिटीजन में हमने जो है वो पाकिस्तान के जो लोग हैं, अफगानिस्तान के जो लोग हैं, बांग्लादेश है, चाइना है, ईरान है, भूटान, श्रीलंका और नेपाल के लोगों को जो है वो एक्सक्लूड जो है इस फॉरेन सिटीजन की डेफिनेशन से जो है वो किया हुआ है। बेनिफिट क्या मिलेंगे, पीआईओ कार्ड होल्डर डू नॉट रिक्वायर अ वीजा टू विजिट इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 15 years फ्रॉम द डेट ऑफ पीआईओ कार्ड। यानी जब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को उसका पीआईओ कार्ड मिलेगा, यानी पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन जो कार्ड जब उसको मिलेगा, तो उसको भारत में विजिट करने के लिए कोई वीजा जो है वो नहीं लगेगा। और वो कितने साल के लिए नहीं लगेगा, 15 साल के लिए जो है उस पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को भारत में विजिट करने के लिए कोई वीजा जो है वो नहीं लगेगा। दूसरी कंडीशन, दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम रजिस्ट्रेशन एट एफआरआरओ एंड एफआरओ इफ देयर स्टेज डज नॉट एक्सीड 180 डेज। यानी ये क्या होता है कि जब भी कोई फॉरेन सिटीजन भारत में आता है तो उसको जो है फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस, यानी ये फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जो है अपने आप को जो है वो क्या करवाना पड़ता है, अपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो करवानी पड़ती है। लेकिन अगर आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है और भारत में आपका स्टे जो है वो 180 दिन से जो है वो क्या है कम के लिए है, तो आपको जो है वो फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस के साथ जो है वो रजिस्टर करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि अगर ये स्टे आपका 180 दिन से ज्यादा होगा तो आपको जो है वो रजिस्टर अपने आप को एफआरआरओ के पास जो है वो करवाना पड़ेगा। दे एंजॉय पैरिटी विद द एनआरआईज इन इकोनॉमिक, फाइनेंशियल एंड एजुकेशनल बेनिफिट्स। यानी जो एनआरआईज यानी जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस है, जो उनको इकोनॉमिक, फाइनेंशियल और एजुकेशन बेनिफिट सरकार देती है, वही सेम फायदे जो है वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को भी जो है वो दिए जाएंगे। ठीक है, ऑल फ्यूचर बेनिफिट्स दैट वुड बी एग्जेम्प्टेड टू एनआरआईज वुड आल्सो बी अवेलेबल टू द पीआईओ कार्ड होल्डर। यानी जो फ्यूचर में कुछ अगर बेनिफिट्स जो है वो अगर एनआरआई को कोई एग्जाम्प्ट होते हैं तो वो जो है वो पीआईओ कार्ड होल्डर के लिए जो अवेलेबल रहेंगे। यानी अगर कुछ बेनिफिट्स जो है उससे जो है वो एनआरआई को बाहर भी किया जाता है, तब भी जो है वो फायदे जो है वो पीआईओ के लिए जो है यानी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड होल्डर के लिए जो है वो जारी रहेंगे। एक कंसेप्ट हमारे पास होता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ये क्या होता है, अ फॉरेन नेशनल हु वाज एलिजिबल टू बिकम सिटीजन ऑफ इंडिया ऑन 26/1/1950 और वो सिटीजन ऑफ इंडिया ऑन एट टाइम 26/1/1950 और बिलोंग टू अ टेरिटरी दैट बिकम अ पार्ट ऑफ इंडिया इज एलिजिबल टू बिकम द ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। इसके बोलने का मतलब है कि जो इंसान 26 जनवरी 1950 का भारत का जो नागरिक है बनने के लिए एलिजिबल था, या भारत का नागरिक था उस समय, या उसके बाद भी जो भारत का नागरिक बना है, उसे जो है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का कार्ड जो है वो सरकार द्वारा जो है वो दिया जा सकता है। इसके फायदे क्या मिलेंगे उस ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया को, ओसीआई आर एंटाइटल्ड टू मल्टीपर्पज मल्टीपल एंट्री लाइफ लॉन्ग वीजा अलाउइंग देम टू विजिट इंडिया एट एनी टाइम फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम एंड फॉर एनी पर्पस। यानी जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया होगा और जिनके पास ओसीआई का कार्ड होगा, वो जो है वो भारत में बिना वीजा के किसी भी समय के लिए कभी भी जो है वो स्टे जो है वो कर सकते हैं। यानी जो 180 दिन वाली जो लिमिट थी वो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया पे लागू नहीं होगी। एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पुलिस रिपोर्टिंग फॉर एनी लेंथ ऑफ स्टे इन द कंट्री।
यानी जो वो भारत में स्टे कर रहे हैं उनको किसी भी अथॉरिटी को कोई रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं रहेगी। और दूसरा, हैव आल्सो बीन ग्रांटेड ऑल राइट्स इन द इकोनॉमिक, फाइनेंशियल एंड एजुकेशन फील्ड्स पैरिटी विद द एनआरआईज। ठीक है, जो इकोनॉमिक राइट, फाइनेंशियल राइट और एजुकेशनल राइट एनआरआईज को यानी नॉन रेजिडेंट इंडियन को मिलेंगे, वो सारे राइट्स जो है वो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया को भी मिलेंगे। हालांकि एनआरआई की तरह एग्रीकल्चर और प्लांटेशन जो प्रॉपर्टीज है वो जो है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर के द्वारा जो है वो खरीदी नहीं जा सकती है। यानी एग्रीकल्चर और प्लांटेशन प्रॉपर्टीज खरीदने का जो अधिकार एनआरआईज के पास दिया गया है, वो राइट जो है वो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के पास जो है वो नहीं रहेगा। तो ये थी हमारी क्लासिफिकेशन, जो आपके लिए हमारी आखिरी स्लाइड थी, जिसमें हमने आपको और भी कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देने का प्रयास किया। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को आपको लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि ये जो आपके लिए सीरीज लाई जा रही है वो बहुत एक्साइटिंग सीरीज है, जो ना सिर्फ आपको एग्जाम की प्रिपरेशन में हेल्प करेगी बल्कि आपके बुद्धि के विकास में भी आपको जो है वो बहुत ज्यादा जो हेल्प करने वाली है। आपने इसे अंत तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।